शॉर्ट टर्म पर ध्यान नहीं देते, केवल लॉन्ग टर्म की प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, जबकि इकोनॉमी में शॉर्ट टर्म्स में ही इतने अपहीवल्स आते रहते हैं, इतने उच्चावचन आते रहते हैं जिनका सॉल्यूशन बहुत आवश्यक है। और इकोनॉमी केवल लॉन्ग रन में ही इक्विलिब्रियम में नहीं होनी चाहिए, बस बल्कि उसे शॉर्ट रन में भी इक्विलिब्रियम में होना है। नाइनटीन 1930 में पूरे विश्व में भयानक महामंदी आई। महामंदी का अर्थ है पूरे विश्व में अतिरिक्त इतना ज़्यादा एक्सेस प्रोडक्शन हो गया कि लोगों की उनकी सेल नहीं हो रही थी, उनकी इन्वेंट्रीज, उनके गोदाम भरे हुए थे। तो ऐसी स्थिति में क्या हो, जब बहुत ज़्यादा एक्सेस प्रोडक्शन हो जाता है तो लोग क्या करते हैं, अब भाई जब डिमांड हो नहीं रही है और सामान आपके यहाँ भरा हुआ है तो आप क्या करेंगे, एम्प्लॉयमेंट की छटनी कर देंगे ना, क्योंकि जब आपका यहाँ प्रोडक्शन नहीं हो रहा उनको तो आपको पर डे वेजेस देनी ही है, इसलिए वो उन्होंने एम्प्लॉयमेंट कम करना शुरू किया। अब पूरे विश्व में में क्या स्थिति हो गई कि चारों तरफ अति उत्पादन हो गया और बेरोजगारी की समस्या होने लगी। और जब बेरोजगारी हो गई तो पहले ही डिमांड नहीं है, बेरोजगारी होने से और डेप्रिसिएशन इकोनॉमी में आना शुरू हो गया और इससे क्या हुआ, प्राइसेस डाउन होने लगे। तो क्या स्थिति हो गई, एक्सेस प्रोडक्शन पूरे विश्व में, केवल एक अर्थव्यवस्था में नहीं पूरे विश्व में ऐसा होने लगा। तो एक्सेस प्रोडक्शन, अनएम्प्लॉयमेंट एंड प्राइस डेप्रिसिएशन, इन सबसे ऐसा लगा कि अर्थव्यवस्था को शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस की आवश्यकता है। और हम केवल क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने जो सॉल्यूशन दे रखा है कि इकोनॉमी लॉन्ग टर्म में खुद ब खुद संतुलन में आ जाएगी वाया वेजेस रिडक्शन एंड के थ्रू वो ऑटोमेटिक एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और डिमांड अपने स्तर पर आ जाएगी, ऐसा नहीं हुआ। तो उन्होंने कीन्स ने क्लासिकल स्कूल्स, जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, उनकी बहुत आलोचना की। ये क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कौन है, ये आपको दिख रहा होगा, एडम स्मिथ है क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, आपके जेएस मिल हैं, डेविड रिकॉर्डो हैं, जेबी से हैं, मॉल्थस हैं, ये आपके सारे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे जिनकी इन्होंने बहुत आलोचना की। और 1936 में ये जो ग्रेट डिप्रेशन के कारण जॉन मेनार्ड कीन्स के अंदर जो भी सॉल्यूशंस उपजे, उन्होंने जो भी सॉल्यूशंस सोचे कि इकोनॉमी को कैसे रिस्टोर करा जाए उसके इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, उन थॉट्स को उन्होंने एक थ्योरी का नाम दिया और उसको एक बुक के रूप में प्रकाशित किया गया। उनकी बुक क्या थी, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुई और आज तक वही उनकी थ्योरी इतनी ज़्यादा इटर्नल हो गई है, इतनी शाश्वत हो गई है कि वो अभी तक कोई उनकी थ्योरी को चैलेंज नहीं कर पाया है। जॉन मेनार्ड कीन्स ने प्रोफेसर कीन्स ने 1936 में द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, रोजगार के सामान्य सिद्धांत, मुद्रा एवं ब्याज की रचना की। इसमें उन्होंने रोजगार के एक नवीन सिद्धांत को प्रस्तुत किया। कीन्स का कहना था कि ये जो एम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट है, ये इस अनएम्प्लॉयमेंट किस लिए हो रहा है, क्योंकि प्रभावपूर्ण मांग की कमी है, अथवा या ये कहना चाहिए कि अर्थव्यवस्था में उपभोग व विनियोग पर व्यय में जो कमी हो रही है, इसके कारण अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। क्योंकि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट क्या कहते थे कि वेज रेट बहुत हाई है, अगर हम वेज रेट को इम्प्रूव कर दें तो उनके अनुसार वेज रेट में रिडक्शन अगर कर दिया जाए तो लोगों में आपस में कंपटीशन होगा और वो कम वेज रेट पे काम करने को तैयार हो जाएंगे और अर्थव्यवस्था में अति उत्पादन या एक्सेस अनएम्प्लॉयमेंट जैसी कोई समस्या नहीं रहेगी। जबकि कीन्स ने कहा कि ऐसा नहीं है, हमेशा जो आपकी इफेक्टिव डिमांड है वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर नहीं होती, उससे कम भी होती है। हो सकता है आपके टेस्ट में चेंज हो जाए या आपके अंदर इतना डिप्रेशन हो कि दी हुई इनकम लेवल पे भी आप कम कंज्यूम कर रहे हो और इन्वेस्टर्स के पास कोई ऐसा इंसेंटिव ना हो जो वो इन्वेस्ट करने के लिए आगे आए। तो इनके का जो रोजगार का सिद्धांत है, कीन्स का रोजगार सिद्धांत, वो क्या कहता है, रोजगार का निर्धारण ही राष्ट्रीय उत्पादन का निर्धारण करता है और राष्ट्रीय उत्पादन किस पे डिपेंड करता है, प्रभावपूर्ण मांग पर। देखिए, एक
मांग होती है समग्र मांग, एक होती है समग्र पूर्ति। तीसरी चीज है प्रभावपूर्ण मांग। इसकी हम चर्चा बाद में करेंगे और इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा कि इफेक्टिव डिमांड आखिर है क्या। इफेक्टिव डिमांड आखिर क्या है? रोजगार का स्तर प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर करता है। प्रोफेसर कील्स ने मांग के स्थान पर प्रभावपूर्ण मांग शब्द का प्रयोग किया है। अब देखना है कि प्रभावपूर्ण मांग आखिर है क्या। कील्स ने अपने सिद्धांत में काफी एजम्पशंस ले रखी हैं, उनकी मान्यताएं हैं। इन्होंने कहा कि जो थ्योरी है अल्पकाल में श्रम की जो गुणवत्ता है या कुशलता है, श्रम की गुणवत्ता का अर्थ समझते हैं ना, श्रम की गुणवत्ता का अर्थ है उसका जो कौशल का स्तर है, उसकी जो एफिशिएंसी है, उसकी कार्य क्षमता में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, तकनीक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, अल्पकाल है चूंकि इनका, तो अल्पकाल के विषय में इन्होंने एजम्पशंस लिए हैं। एफिशिएंसी ऑफ लेबर, तकनीक या टेक्नोलॉजी, और जो कैपिटल अमाउंट ऑफ कैपिटल गुड्स है दैट विल रिमेन अनचेंज्ड, यानी कि श्रम और पूर्ति का जो कॉम्बिनेशन है वो अपने आप में अनचेंज रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। उन्होंने कहा कि जो भी मार्केट है इकोनॉमी में परफेक्ट कंपटीशन होगा, परफेक्ट कंपटीशन है, यानी कि अर्थव्यवस्था में बहुत सारी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हो रहा है, अनगिनत क्रेता और विक्रेता हैं और उनके बीच में कोई भी सरकारी हस्तक्षेप नहीं है, और परफेक्ट इन मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, यानी कि कोई भी वस्तु कहीं पे भी ले जाकर बेची जा सकती है, और श्रम पूर्णतया गतिशील है, अर्थात वो अगर वो सियालदे में काम कर सकता है तो वो जाकर तमिलनाडु में भी काम कर सकता है, यानी कि उसके पास किसी तरह का कोई बैरियर नहीं है, ना कि लिंग्विस्टिक बैरियर है, ना उसके पास कोई इकोनॉमिक बैरियर है, वो कहीं पर भी जाकर मूवमेंट कर सकता है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स आपका एप्लीकेबल है, अर्थात जैसे जैसे किसी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न का अर्थ है कि शुरू में किसी भी वस्तु के उत्पादन में आपको इंक्रीजिंग रिटर्न्स, बढ़ते उत्पादन का फल मिलेगा, अर्थात आप 10 अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 100 के रूप में रिटर्न्स मिलेंगे, बाद में जितना इन्वेस्टमेंट होगा उसके प्रोपोर्शन में ही मिलेगा और बाद में वो उस प्रोपोर्शन से गिरता जाता है। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स आप पढ़ चुके हैं कि जैसे जैसे आप इन्वेस्टमेंट करते हैं पहले तो रिटर्न्स इंक्रीजिंग रेट से बढ़ते हैं, फिर वो कांस्टेंट होते हैं और फिर डिमिनिशिंग रिटर्न्स आपको देने लगते हैं। एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं है, मार्केट फोर्सेस प्ले कर रही हैं। ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई की फोर्सेस के अनुसार कितना प्रोडक्शन होना है, किस चीज का होना है और कहाँ पे होना है, ये चीजें डिसाइड होनी है। इनकी हीरोइक एजम्पशन है साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन की जैसे जैसे जो व्यक्ति की आय का स्तर बढ़ता है उसका उपभोग पर किया जाने वाला व्यय घटता जाता है। ठीक है, उन्होंने कहा प्रारंभ में आपका एक अल्फा लेवल तो होता ही है जहां तक वो कंजम्पशन को ले जाना है, उसके बाद जो जैसे जैसे भी आपकी इनकम बढ़ती जाएगी आपकी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कम होती जाएगी, अर्थात बढ़ी हुई आय का अपेक्षाकृत कम प्रोपोर्शन आप उपभोग पर व्यय करेंगे। इनकी एक बुक आई थी, इन्होंने जो शॉर्ट टर्म और पे जो कमेंट करा, शॉर्ट टर्म और इनका जो बेसिक है जो थ्योरी का जो जिस्ट है वो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म से रिलेटेड है। कैपिटल इकोनॉमिस्ट लॉन्ग टर्म पे फोकस करते हैं जबकि कीन्स का पूरा एम्फेसिस शॉर्ट टर्म पे है। उनकी एक बुक आई थी 1923 में जेएम कीन्स की जिसका नाम था ए ट्रैक्ट ऑन मॉनेटरी रिफॉर्म, जिसके चैप्टर 3 में उन्होंने लिखा है, मैं उस बुक के आपको एक्सर्प्ट्स मुझे मिल गए थे तो मैंने यहाँ पर आपके लिए कोट कर दिया है, बट दिस लॉन्ग रन इज ए मिसलीडिंग गाइड टू करंट अफेयर्स, अर्थात जो वर्तमान में समस्याएं चल रही हैं यदि हम उनको लॉन्ग रन के भरोसे छोड़ देंगे कि अब बाद में सब ठीक हो जाएगा तो ये आपको मिसलीड कर रहे हैं, आपको भ्रमित कर रहे हैं। इन द लॉन्ग रन वी आर ऑल डेड, उन्होंने कहा दीर्घकाल क्या है, जब हम लोग सब मर जाएंगे तब सारी चीजें सॉल्व होंगी। नो, इकोनॉमिस्ट सेट देमसेल्व्स टू इजी, अर्थात अर्थशास्त्री बहुत ज्यादा पेन नहीं लेना चाह रहे हैं। वो कहते हैं कि इस समय जो तूफान आया हुआ है वो धीरे धीरे बाद में खत्म हो जाएगा।
है ना। दे कैन ओनली टेल अस दैट व्हेन द स्टॉर्म इज लॉन्ग पास द ओशन इज फ्लैट अगेन, अर्थात जब बहुत लंबे समय बाद स्टॉर्म खत्म हो जाएगा तो ओशन फ्लैट हो जाएगा। तो ये कथन, इस तरह के कथन, ये एक लेजी स्टेटमेंट्स हैं, इनसे किसी तरह का सॉल्यूशन नहीं मिलता है। जैसे हम हैं, हम आपको पढ़ाने की बजाय कहे अरे हो जाएगा यार, जनवरी तक तुम लोग खुद ही पढ़ लोगे, कर लोगे अपना, ये सब क्या है, लेजी स्टेटमेंट्स हैं। कि हम आपको इंस्ट्रक्शन ना देके, कोई चीज को एक्सप्लेन ना करके सारी चीजों को टाल दें कि अरे हो जाएगा, फिर कुछ नहीं हुआ, एग्जाम सर पे आगे, काम खत्म हो गया आपका। तो उन्होंने कहा कि हमको शॉर्ट टर्म स्पॉन्टेनियस सॉल्यूशंस सोचने हैं कि विद इन 1 और 2 ईयर सारी चीजें होनी चाहिए, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी चीज है, हर दिन आपका एक कंजम्पशन का, इन्वेस्टमेंट का एक प्रोपोर्शन होता है। यदि आपके पास पैसे नहीं है तो आप कैसे जिंदा रहेंगे, आपकी एफिशिएंसी पर डे रिड्यूस होने लगेगी। इसलिए किसी भी व्यक्ति का अनएम्प्लॉयड रहना इकोनॉमी के लिए बहुत ही ज्यादा डेंजरस है और बहुत ही ज्यादा मतलब डिवेस्टेटिंग है, कहना चाहिए कि अर्थव्यवस्था उसको बियर नहीं कर सकती। इसलिए हमें इस तरह की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन तुरंत ढूंढना है। कहाँ वो ग्रेट डिप्रेशन चल रहा था इतने सालों से, 29 से शुरू हुआ, 29-30 1 साल हो गया, लोगों में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है, एक्सेस प्रोडक्शन और डेप्रिसिएशन हो रहा है। तो उनका सॉल्यूशन यदि नहीं ढूंढेंगे तो कैसे होगा। जैसे इस समय क्या है, हमारे यहाँ क्या हो रही है, इस समय क्या है, विश्व व्यापक महामारी फैली हुई है, ठीक है ना। अगर विश्व व्यापक महामारी फैली हुई थी और सारी चीजें बंद कर दी गई, जबकि इस समय लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट भी था, तो डेली वेजेस वर्कर्स को कितनी परेशानी होने लगी। इसीलिए तो तुरंत प्रधानमंत्री ने डिसीजन लिया कि चलो भाई अनलॉक 2 अनलॉक 3 फेज्ड मैनर में करते हैं कि एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन बना रहे, और जो लोग हैं जो डेली वेजेस पे ही डिपेंडेंट हैं उनका एम्प्लॉयमेंट भी बना रहे। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप फ्रीली, चूंकि उन्हें छूट दे दी गई तो सारे लोग सड़कों पे आ जाओ, क्योंकि पैंडेमिक इज देयर, पैंडेमिक खत्म नहीं हुआ है, हमें पूरे प्रिकॉशंस के साथ रहना है और जितना कम मूवमेंट कर सके वो करना है। जो एसेंशियल है उसे करना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग या तो महामारी से मरेंगे, नहीं तो भुखमरी से मर जाएंगे। और इकोनॉमी में भी सप्लाई होनी है भाई, आपके घर पे फूड भी पहुंचना है, दूध भी पहुंचना है, और भी काम चलने रहने चाहिए। क्योंकि अगर आप बहुत दिनों तक काम नहीं करेंगे तो माइंड से भी पैरालाइज हो जाएंगे, पैसे से तो होंगे ही, हर चीज हो जाएंगे। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए फेज मैनर में अनलॉक करा गया। तो ये सारी चीजें बहुत ज़रूरी है कि शॉर्ट टर्म मेजर्स हमें तुरंत अपनाने होते हैं, नहीं तो इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो पुअर वर्ग है वो बहुत अफेक्टेड हो जाता है। क्योंकि सभी आप जितनी ज़्यादा अर्थव्यवस्था में असमानताएं हैं, वो ये जो असमानताओं का स्तर है ये आपको प्रॉम्प्ट करता है कि आपको बहुत ही क्विक एक्शंस लेने हैं। कीन्स का कहना है कि जितने भी लोग एम्प्लॉयड हैं, क्योंकि सबको उन्होंने समान रूप से कुशल माना है कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है वो आपके नेशनल इनकम को डिटरमिन करता है, ठीक है। इसलिए हमें एम्प्लॉयमेंट को बहुत ज़्यादा ध्यान से उसको प्रोटेक्ट करना है। अब उन्होंने बात की कि एग्रीगेट डिमांड या डोमेस्टिक फाइनल डिमांड क्या है। एग्रीगेट डिमांड क्या है, जो भी आप किसी भी वर्ष में वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करते हैं या उन पर विनियोग करते हैं, ये सारा व्यय क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड, फाइनल डिमांड है ना। क्या कहते हैं हम लोग कि y इज इक्वल टू सी प्लस, y इज इक्वल टू, हम क्या कहते हैं, c प्लस i, ठीक है ना। ये तो पता है ना, y इज इक्वल टू सी प्लस आई, है ना। कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से y इज इक्वल टू सी प्लस एस होता है, और जब हम उसे जब वही एस बैंकों के माध्यम से चैनलाइज होता है तो इन्वेस्टर्स उसको आई के रूप में इन्वेस्ट कर देते हैं। यही आपकी एग्रीगेट डिमांड होती है। अब ये जो एग्रीगेट डिमांड है, इसका संतुलन स्तर क्या है, जब जितनी संतुलन में एग्रीगेट डिमांड कब होगी, जब S इज इक्वल टू I हो जाए, ठीक है ना। जब S इज इक्वल टू I हो जाएगा तो जितना भी Y है वो सारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के थ्रू इकोनॉमी में एक्सपेंडिचर हो रहा है, यानी कि ऐसी स्थिति में Y इज इक्वल टू E है, ठीक है। जब y इज इक्वल टू ई होगा तो इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में होगी।
अभी हमारे सामने क्या समस्या चल रही थी केन्स के सामने 1930s में? विश्वव्यापक मंदी, यानी कि एक्सेस प्रोडक्शन था एंड एस जो था एक्सेस प्रोडक्शन था एंड एस वॉज ग्रेटर देन आई, राइट? ये थी समस्या। इन्वेस्टमेंट को नहीं बढ़ा सकते थे क्योंकि किसी भी प्रकार का इंड्यूसमेंट उनके पास नहीं था। क्योंकि इन्वेस्टर क्यों इन्वेस्ट करता है? प्रॉफिट मोटिव के कारण, है ना? उसके सामने किसी भी तरह का कोई प्रॉफिट के लिए इंसेंटिव नहीं था। प्रॉफिट इन्वेस्टर्स कब इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं? जब उनके सामने प्रॉफिट इंसेंटिव हो। प्रॉफिट कब मिलता है? जब आपने जितना प्रोड्यूस करा, उत्पादन करा, उसको आपने बेच दिया। क्यों कवि दत्त, तुम तो इस चीज को जानते हो, बिजनेसमैन। यदि आपने सामान रखा है वो बिक ही नहीं रहा है, तो पहले तो जो वर्किंग कैपिटल है फिक्स वही नहीं निकली, प्रॉफिट तो बाद की चीज होगी, है ना? तो इन्वेस्टर तभी इन्वेस्ट करेगा, आप तभी आपका होटल है ना, होटल है ना भाई, तभी तुम खर्च करो, तभी तुम उसमें उतना सुबह रोज राशन पानी लाके रखोगे जो तुम्हें एक्सपेक्टेशन है कि इतना बिक्री होगी। जब आपके पास एक्सपेक्टेशन ही ना हो, जैसे कोरोना है, जो लोग घर से ही बाहर नहीं निकल रहे, तो तुम्हारे होटल का सामान कौन खरीदेगा? तो ऑब्वियसली आप आज इन्वेस्ट नहीं करेंगे। वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो यानी कि आप राशन पानी, सब्जी, दूध, फल जो लाके रखते हैं वो नहीं रखेंगे, तो डिमांड नहीं होगी, तो जिसका सब्जी, फल, दूध रखा है उसका बेकार हो जाएगा। अब उसका बेकार हो गया तो उसके पास पैसे कहाँ से आएंगे? भाई आपके पास तो चलो पहले का पूंजी रखी है, औरों के पास तो नहीं है। तो फिर इस तरीके से लोग फिर मरने लगेंगे लोग। तो अर्थव्यवस्था में फिर भविष्य में अगर लोग कम हो गए तो फिर और भी कैओस आ जाएगा। अगर लोग मरने ही लगे सारे तो ये तो विश्वव्यापी त्राही हो जाएगी, किसी को पता ही नहीं, कोई कुछ नहीं करेगा। जब लोग ही खत्म हो जाएंगे तो फिर तो खत्म, सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, ना कोई प्रोडक्शन होगा, ना कुछ होगा, खत्म, फिर तो प्रलय आ गई। इसलिए लोगों को बचाना भी जरूरी होता है कि कोई भूख से ना मरे, है। और ये हमारा एक मानवतावादी एटीट्यूड भी होना चाहिए कि अगर हम किसी चीज का प्रबंधन नहीं कर सकते तो फिर कैसी सरकारें हैं, क्या है वो, किसी तरह का तंत्र ही खत्म हो जाएगा। फिर तो आदिम अवस्था हो जाएगी कि कोई भी, सब भूख से मरे जा रहे हैं, वो सभ्यता का विनाश हो जाएगा एक तरह से। इसलिए इन चीजों को संतुलन में रखना बहुत आवश्यक होता है। तो ये थी एग्रीगेट डिमांड। अब आइए, अब इफेक्टिव डिमांड क्या है, इस पर आइए। हमारे पास हमने देखा कि डिमांड के दो कंपोनेंट हैं, कंजम्पशन डिमांड एंड इन्वेस्टमेंट डिमांड, राइट। कंजम्पशन यानी कि उपभोग की जो मांग है किस पर डिपेंड करती है? इनकम पर और प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पर। आपकी इनकम कितनी है इस पर डिपेंड करता है आप कितना व्यय करेंगे। भाई हमारे पास अब ज्यादा पैसे होंगे, हम ज्यादा कपड़े खरीदेंगे, चप्पल खरीदेंगे, गहने खरीदेंगे, दुनिया भर की चीजें खरीदेंगे और उपभोग पर भी व्यय करेंगे, है। खूब फल फूल खाओ, ड्राई फ्रूट खाओ, यही तो इनकम और एक्सपेंडिचर का रिलेशन है। और दूसरी चीज है कि प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का अर्थ है कि यदि आपकी आय में ये हो जाए कि महीने में 5,000 रुपए की वृद्धि हो गई, मान लीजिए, तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का अर्थ है कि आउट ऑफ दिस 5,000 जो आप पहले की इनकम से खर्च कर रहे थे वो तो अलग है, कि बढ़ी हुई इनकम्स का कितना प्रोपोर्शन आप फिर से उपभोग में व्यय करेंगे। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अगर 5,000 में से आपने 1,000 रुपीज अपने कंजम्पशन में व्यय कर दिए तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या हुई? चेंज 1/5, है ना, यानी कि 20% आपने उपभोग में व्यय कर दिया, तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होगी 0.2। ठीक है, तो ये आपका जो कंजम्पशन डिमांड दो चीजों पे निर्भर करती है, एक तो आपका करंट लेवल ऑफ इनकम और आपकी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, है ना। मान लीजिए इनकम का स्तर एक ही होता है कि चलो भाई हम राष्ट्रीय आय का स्तर बढ़ाते हैं और लोगों का उपभोग स्तर बढ़ेगा और इससे वो लोग खर्च करेंगे, तो खर्च करके फिर विनियोग बढ़ेगा और उत्पादन और एम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगेगा। लेकिन अगर आपके अंदर कोई रिलीजियस रेवोल्यूशन ही हो गया बाय द वे,
और या इकोनॉमी मान लीजिए एजिंग होने लगी, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है हमारी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम खत्म होने लगती है। अगर आप मेडिकल हेल्थ को छोड़ दीजिए, सपोज करिए आप बीमार नहीं पड़ते हैं, तो धीरे धीरे माइंड भी सेचुरेट होने लगता है ना, हम लोग को दूर लगता है कि क्या है, उपभोग की इच्छाएं खत्म होने लगती हैं। जो चीज एज के साथ होती है वही चीज एक वस्तु के साथ भी होती है। जब हम किसी चीज, जैसे आप बहुत एक सा खाना रोज बनने लगे तो तुम उसे कम खाने शुरू करोगे ना, इसीलिए तो चेंज होता है या नहीं। उपभोग की जो प्रवृत्ति होती है, जब हम क्या पढ़ते हैं सीमांत उपयोगिता में, जैसे जैसे हम किसी वस्तु की एक इकाई की अधिक इकाइयों का उपभोग करते जाते हैं उनसे मिलने वाली यूटिलिटी क्रमशः कम होती जाती है ना। तो यही प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होती है, एज के साथ भी होती है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ने लगती है वैसे वैसे हम कम व्यय करने लगते हैं, गिवन कि हमारी हेल्थ पे ज्यादा खर्च ना हो रहा हो। ठीक है, तो क्योंकि एक सैचुरेशन हो जाता है लोगों में कि छोड़ो बस, ठीक है हो गया, बहुत खर्चा हो गया, वो बचत ज्यादा करने लगते हैं। तो ये तो उपभोग की मांग हुई। अब आइए इन्वेस्टमेंट डिमांड। इन्वेस्टमेंट डिमांड डिपेंड करती है कि ब्याज की दरें कितनी हैं। ठीक है, अगर इंटरेस्ट रेट कम है तो इन्वेस्टमेंट के लिए डिमांड बढ़ेगी, जाहिर सी बात है। अगर हमें कम लोन रेट पर लोन मिलने लगे तो हम भी खूब रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करेंगे, कभी दुकान बनाएंगे, कभी ये करेंगे कि नहीं करेंगे। इसी तरह से और हमारी लिक्विडिटी प्रीफरेंस क्या है कि हम लोन लेके भी कहीं ऐसा तो नहीं उसे रखे जा रहे हैं। कुछ लोग होते हैं ना अपनी लिक्विडिटी बढ़ाते हैं कि नहीं, जो इन्वेस्टमेंट डिमांड है दोनों चीजों पे डिपेंड करेगी। एक तो इंटरेस्ट पे डिपेंड करेगी, दूसरा कि अर्थव्यवस्था में निवेश का माहौल क्या है। जैसे इस समय है हमारे पास कोई निवेश का माहौल नहीं है ना, इन्वेस्टमेंट जो एक्सपेक्टेशंस है वो डाउन है। तो ऐसी स्थिति में मान लीजिए इंटरेस्ट रेट भी डाउन होने लगे तो भी इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा बाहर नहीं आएगा, क्योंकि हमारे पास कोई एक्सपेक्टेशंस ही नहीं है कि कल को जो चीज हम काम करने जा रहे हैं इसकी कोई डिमांड होगी नहीं होगी। या मान लीजिए हमें कोई अपना बनाने, ये बिल्डिंग ही बनानी है तो हमें पता नहीं लेबर मिलेगा या नहीं मिलेगा, है या नहीं है। बहुत सारी अनसर्टेनिटीज जब सामने होती हैं तो हमारी लिक्विडिटी प्रीफरेंस बढ़ जाती है, अर्थात हम अपनी मुद्रा को तरल रूप में अपने पास रखना पसंद करते हैं, ना कि उसे इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। इन्वेस्टमेंट का क्या अर्थ है कि आपने पैसा लिया और बाजार में जाके आपने क्या खरीदा, ब्रिक्स, ईंट खरीदी, रेत खरीदा, बालू, कंकड़, पत्थर, लोहा लिया और लेके घर बनवाना शुरू कर दिया। ये क्या होता है, इन्वेस्टमेंट। ठीक है ना। लिक्विडिटी प्रीफरेंस क्या है कि हमारे पास है 20-25 लाख रुपया, लेकिन हम उसे खर्च नहीं कर रहे और अपने पास हमने डिपॉजिट करके रख दिया है। ठीक है, तो अगर अब ये एस जो है आई में कन्वर्ट या तो हमारे द्वारा हो जाए, या तो हमारे द्वारा कन्वर्ट हो जाए या किसी निवेशक के द्वारा कन्वर्ट हो जाए, तो फिर तभी वो इन्वेस्टमेंट डिमांड जो है कंजम्पशन डिमांड को सप्लीमेंट कर पाएगी। दूसरी चीज है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। क्या ये डिपेंड करता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल और एक्सपेक्टेड इनकम के बीच में जो डिफरेंस होता है वो आपको बताता है कि आपकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल भी हाई होनी चाहिए। सपोज करिए आपने कोई घर बनवा दिया, अब किराए के मकान के लिए आपने छोड़ दी अपनी प्रॉपर्टी, लेकिन किराया सरकार मान लो सेट कर दे कि भैया इतना ही ले सकते हो, तो फिर कौन करेगा। हमें चूंकि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ हमारी जो इन्वेस्टेड कैपिटल है वो बहुत कम हमें जब दिखाई दे रही तो भी हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। तो ये सारे फैक्टर्स हैं इफेक्टिव डिमांड के। अब ये है आपका एग्रीगेट डिमांड का। एग्रीगेट डिमांड का ये जो कर्व है आपको ये दिखाई दे रहा है ना, ये एक्स एक्सिस पर हमने दिया है नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट और वाई एक्सिस पे दिया है इनसे जो उत्पादन हुआ उनसे हमें जो प्राप्तियों की प्रत्याशा है वो क्या है। ठीक है ना, हम एम्प्लॉयमेंट क्यों दे रहे हैं, हमें कोई चीज प्रोडक्शन का कार्य करना है। जब हमने मान लीजिए 0 से x, मान लीजिए सपोज करिए इतनी मात्रा में सपोज करो हम इतनी मात्रा में एम्प्लॉयमेंट देते हैं, O से लेकर यहाँ तक है ना, इसका हम कोई भी नाम रख सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए हमने इसे n लिख दिया। ठीक है, तो अब ये ON मात्रा में अगर हमने एम्प्लॉयमेंट दिया और इतना प्रोडक्शन हमारा हो रहा है तो हमें ON से कितनी मात्रा में एक्सपेक्टेड जो आय की प्रत्याशा है वो हमारी कितनी है, ये डिपेंड करेगा कि आपका एग्रीगेट डिमांड कर्व जो आपने बनाया है। इसलिए इस प्रकार से
इकोनॉमी में जब हम हर इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेड इनकम को एग्रीगेट कर देते हैं, एक्सपेक्टेड इनकम क्या है, जिन लोगों को आपने एम्प्लॉयमेंट पे रखा उन्होंने जितनी वस्तु का निर्माण किया, तो आपने कैलकुलेट करा कि हम इसे कितने प्राइस पर अधिकतम बेच सकते हैं, तो वो जो उन बिंदुओं को जब हम मिलाते चलेंगे तो एग्रीगेट डिमांड कर्व बन जाता है। तो ये एग्रीगेट डिमांड क्या है? प्रत्याशित आय, रोजगार के विभिन्न स्तरों पर प्रत्याशित आय। ठीक है, तो ये है आपका एग्रीगेट डिमांड कर्व। ये क्या होगा? पहले तेजी से ऊपर बढ़ेगा, फिर थोड़ा धीरे होगा, वह धीमी गति से बढ़ेगा, फिर धीरे 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 कांस्टेंट होता जाएगा, है ना। मतलब पहले बढ़ती हुई दर से बढ़ेगा, फिर बढ़ेगा लेकिन घटती हुई दर से। जैसे पहले मान लीजिए पहले साल आपकी 2% की दर से आय बढ़ी, फिर 3 की, फिर 4, 5, 6 तक पहुंच गए, फिर धीरे धीरे मान लीजिए 7% आपका मैक्सिमम पॉइंट था जो आपकी हर साल सेल्स बढ़ी, तो सेल्स से आपकी एक्सपेक्टेड रिसीप्ट बढ़ी। अब उसके बाद बढ़ तो रही है, लेकिन मान लीजिए अब अगली बार मान लो 5% बढ़ी, या फिर अगले बार 4% बढ़ी, 2%, इस प्रकार से जो रेट ऑफ इंक्रीज है वो, उसका जो दर है वो घटने लगेगी। तो ये बात समझ में आ गई ना एग्रीगेट डिमांड की ये शेप क्यों है? पहले इंक्रीजिंग रेट से, फिर डिमिनिशिंग रेट से, है ना। और मतलब बढ़ेंगी लेकिन उनका रेट ऑफ इंक्रीज घटेगा, और उसके बाद में हो सकता है वो घटने भी लग जाए। तो ये है आपका एग्रीगेट डिमांड का कर्व। अब आइए, ये है आपका एग्रीगेट सप्लाई कर्व। ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई कर्व इधर से ऊपर की ओर उठता हुआ जा रहा है, वो डिमांड कर्व एक्सिस की ओर क्या था? कॉनकेव था, ये क्या है? कॉन्वेक्स। ये शो कर रहा है कि दिए हुए एम्प्लॉयमेंट के स्तर पर न्यूनतम प्रत्याशित आय क्या है। ठीक है, एक होती है मैक्सिमम प्रत्याशित आय, एक होती है न्यूनतम प्रत्याशित आय। न्यूनतम प्रत्याशित आय किस पर डिपेंड करती है? आपकी कॉस्ट पर। जो इतने एम्प्लॉयमेंट को सस्टेन करने के लिए इसके साथ साथ उन वस्तुओं को बनाने में जो लागत आई है, एग्रीगेट सप्लाई प्राइस क्या है? न्यूनतम प्रत्याशित आय। ठीक है, रोजगार के विभिन्न स्तरों पर न्यूनतम प्रत्याशित आय है जो उतना उत्पादन करने के लिए आवश्यक है। अगर इतना भी उसे नहीं मिला तो वो एम्प्लॉयमेंट को नहीं करेगा, और वो उद्यमी जो है या तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट कम करना शुरू कर देगा या उद्यम को छोड़ देगा। तो एग्रीगेट सप्लाई प्राइस है कि इतने जो रोजगार की मात्रा है उसको रिटेन करने के लिए इकोनॉमी में आवश्यक है। तो दोनों में ही हमने देखा, एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई दोनों में ही हमने क्या लिया है? वर्टिकल एक्सिस पे रिसीप्ट्स लिए हैं और हॉरिजॉन्टल पे नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और उनके बीच की रिलेशनशिप देखी है। अब आइए कि संतुलन रोजगार निर्धारण कहां पर होगा? जब हमारा ये एग्रीगेट डिमांड का ये जो ग्रीन कर्व और एग्रीगेट सप्लाई कर्व, यानी कि आपस में जब एग्रीगेट डिमांड और एएस एग्रीगेट सप्लाई प्राइस आपस में जब बराबर हो जाएंगे, तो उद्यमी के पास कोई इंसेंटिव नहीं होगा कि वो पीछे की ओर जाए या आगे की ओर जाए, वो यहीं पर असंतुलन में खड़ा हो जाएगा। कारण क्या है कि ओ से लेकर एन तक जब तक हम आते हैं तब तक एग्रीगेट डिमांड प्राइस, यानी कि जो उसको प्राप्ति हो रही है वास्तव में, जो इसकी एक्सपेक्टेड इनकम है और जो उसकी एक्चुअल सप्लाई प्राइस है, उसके बीच में डिफरेंस आ रहा है। यानी कि जो उसकी कॉस्ट है और जो उसको मिल रहा है उसमें डिफरेंस, यानी कि उसको प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो रहा है। जितना बड़ा ये देख रहे हो ना गैप, ये क्या है? दिखा रहा है कि उसको लाभ हो रहा है, उसकी लाभ की प्रत्याशाएं मतलब उसने की जो लाभ की प्रत्याशा है वो रीजनेबल है और उससे प्राप्त हो रहा है। तब तक वो एम्प्लॉयमेंट और फिर वो और आगे बढ़ाएगा, फिर और आएगा और आएगा। धीरे धीरे क्या होगा? डिमांड कर्व चूंकि डाउनवर्ड होता जाता है, जो रेट ऑफ इंक्रीज इन इनकम है वो गिरती जाएगी। तो धीरे, और इधर क्या होगा? इधर आपका जो सप्लाई प्राइस है वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे एम्प्लॉयमेंट आप बढ़ाएंगे आपका जो प्रोपोर्शन वेज पर जा रहा है वो बढ़ेगा, और प्रोडक्शन में आपको एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, हाँ तो ये आपका, तो एफ बिंदु पर ओ
एन एम्प्लॉयमेंट लेवल पर एफ मात्रा में आपका एग्रीगेट एक्सपेक्टेड जो डिमांड प्राइस है, यानी कि जो प्रत्याशित मांग है की प्राप्ति और प्रत्याशित न्यूनतम सप्लाई की कीर्ति दोनों आपस में बराबर हो चुकी है, जबकि एनएफ मात्रा में ओएनएफ मात्रा में रोजगार की आवश्यकता है। ठीक है, तो एन और एनएफ के बीच का जो डिफरेंस है ये शो कर रहा है कि एग्रीगेट डिमांड अभी इतनी पर्याप्त नहीं है कि पूर्ण रोजगार का स्तर प्रदान कर सके। ठीक है ना, ये एफ क्या है, एफ जो पॉइंट है ये क्या है, इफेक्टिव डिमांड, प्रभावी मांग। ठीक है, आगे बात समझ में। एफ क्या है, प्रभावी मांग का बिंदु। ये है एग्रीगेट डिमांड, ये है एग्रीगेट सप्लाई प्राइस, ये है प्रभावी मांग। वो संतुलन का बिंदु है जहां पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई आपस में बराबर होते हैं। उन्होंने कहा एनएफ ओ एनएफ क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है। तो इस एफ बिंदु पर एन और एनएनएफ के बराबर जो लोग बेरोजगार हैं, इस बेरोजगारी को दूर करने के लिए क्या उपाय होना चाहिए। अगर मंदी है और प्रभावी मांग की कमी है तो एनएनएफ के बराबर जो लोग बेरोजगार हो चुके हैं उनको रोजगार कैसे प्रदान किया जाए, इसके लिए उन्होंने कहा कि हमको इफेक्टिव डिमांड को बढ़ाना होगा, इफेक्टिव डिमांड को बढ़ाना होगा। ठीक है, ये सेम चीज अभी चल रही है। पूर्ण रोजगार से पूर्व संतुलन एवं अनैच्छिक बेरोजगारी, ये जो एन और एनएफ है ये क्या है, अनैच्छिक बेरोजगारी। एक वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट होता है जिसमें हमको क्या लगता है कि अरे हमने पढ़ लिया, हम शादी कर लेते हैं, हमें रोजगार नहीं करना है। तो अर्थव्यवस्था में जब काउंटिंग होगी कि कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, कितने अनएम्प्लॉयड हैं, तो जो अनएम्प्लॉयड है वो कौन है, वो ऐच्छिक बेरोजगार है या अनैच्छिक बेरोजगार है, हमें ये देखना है। अनैच्छिक बेरोजगार ही हमारे लिए बहुत ही संकट का विषय है और इसे ही हमको दूर करना है। ठीक है, तो ये क्या दिखा रहा है, ON1 जब हमारे पास एम्प्लॉयमेंट लेवल है तो OG मात्रा में हमारी न्यूनतम सप्लाई प्राइस है, जबकि हमको जो एक्सपेक्टेड इनकम है हमारी वो कितनी है, N1H, यानी कि GH का डिफरेंस है और वो हमें प्राप्त हो रहा है। तो जब हमें लाभ हो रहे हैं तो हमने और लोगों को एम्प्लॉयमेंट में उस वस्तु के उत्पादन में लगाया और मात्रा में विक्रय किया, और पुनः हमने चूंकि ज्यादा लोग आ गए इसलिए जो एग्रीगेट न्यूनतम सप्लाई प्राइस है वो भी बढ़ गया, क्योंकि उन लोगों को भी वेजेस देनी है और जो भी रॉ मटेरियल आया उस पर भी व्यय आपका बढ़ा। तो जो न्यूनतम था जिसके बिना जो अगर नहीं प्राप्त होगा तो उसको एम्प्लॉयमेंट वो उत्पादन कार्य यहाँ पर नहीं करेगा, उसको पीछे की ओर करेगा या उत्पादन की मात्रा में रिडक्शन लाएगा। और ये जो एक्सपेक्टेड इनकम थी यहाँ पर वो है N2H1, अर्थात एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई में जो डिफरेंस है वो H1G1 है, यानी कि ये उसको इतना लाभ मिल रहा है इसलिए वो फर्दर एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाएगा और ऐसा करते हुए वो ON पर आ जाएगा। ON पर आकर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई प्राइस आपस में बराबर हो चुके हैं। अब उसके सामने कोई इंसेंटिव नहीं है कि वो और एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए उत्पादन कार्य को बढ़ाए या और इन्वेस्ट करे, जबकि फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए भी लोग कितने बचे हुए हैं, NNF मात्रा में बेरोजगारी अर्थव्यवस्था में विद्यमान है। तो इसको बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए कीन्स ने कहा, मैं ये इफेक्टिव डिमांड का बिंदु आपको समझा चुकी हूँ, इसलिए ये प्रभावी मांग का बिंदु ये हमने फिर से दिखाया और आपको उसमें हमने क्लियर भी कर दिया पीछे, इसलिए और आगे चलते हैं कि अगर ये N और NF मात्रा में अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करना है तो क्या करना होगा सर। किंग्स के अनुसार हमको इफेक्टिव डिमांड को बढ़ाना होगा। ये जो आपको AD से AD1 की ओर अब दिखाई दे रहा है शिफ्टेड, ये क्या शो कर रहा है कि एग्रीगेट डिमांड में हम इतना इंक्रीज करें। अब ये एग्रीगेट डिमांड में इंक्रीज कैसे होगा, समस्या यही है कि एग्रीगेट डिमांड में इंक्रीज कैसे होगा। इसके लिए कीन्स कहते हैं कि हमें स्वायत्त निवेश करना होगा, स्वायत्त, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, स्वायत्त निवेश बढ़ाना होगा, क्योंकि लोग बेरोजगार हैं इसलिए आप उनकी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को बढ़ा नहीं सकते।
स्वायत्त निवेश कौन बढ़ाएगा? सरकार। इसको हम क्या कहते हैं? ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, आई ए। एक होता है, ये होता है इन्वेस्टमेंट ऑटोनॉमस, जो लाभ की प्रेरणा से नहीं किया जाता है। ठीक है, लाभ की प्रेरणा से स्वतंत्र होता है। ये कौन करता है? सरकार। ये जैसे मान लीजिए ये मनरेगा की योजनाएं चलती हैं, है ना, सड़कों के निर्माण चलते हैं, ये सब क्या है? ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है। इसका उद्देश्य है एक तरफ तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो और दूसरी ओर लोगों को रोजगार प्राप्त हो, जिससे उनकी परचेजिंग पावर बढ़े, और जब परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो अर्थव्यवस्था में इफेक्टिव डिमांड का बिंदु ऊपर हो जाएगा और जो लोग बेरोजगार हैं उन्हें भी काम मिल जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने, ये कीन्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट को, कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट क्या कहते थे? गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होगा और अर्थव्यवस्था में मजदूरी की दरों में अगर हम परिवर्तन ले आए तो अपने आप रोजगार बढ़ जाएगा। और मजदूरी की दरों में कैसे परिवर्तन आएगा? प्राइस लेवल राइज हो जाए तो उन्होंने कहा रियल वेज रेट कम हो जाएगा और एम्प्लॉयमेंट, लोगों को काम करने वालों की डिमांड बढ़ जाएगी और रोजगार आप, वो जो हमने पिछला कर्व आपको बताया था ना पिछले वाले, उसमें वो उनका वेज कट के थ्रू था। और ये कहते हैं नहीं, बाय इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट आप इसको एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज कर सकते हैं। और इसके लिए हमें क्या करना है? स्वायत्त निवेश में वृद्धि करनी है। स्वायत्त निवेश का अर्थ है सरकार को सार्वजनिक निर्माण के कार्यों में निवेश करना चाहिए, जैसे आप बांध बनाइए, पुल बनाइए, सड़क बनाइए, है ना, इस प्रकार के कार्य चलाइए जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा। तो जो बेरोजगार पड़े हुए लोग हैं उनकी परचेजिंग पावर में वृद्धि होगी और पुनः एग्रीगेट डिमांड कर्व इस तरह से ऊपर आ जाएगा। और जब एग्रीगेट डिमांड कर्व ऊपर आ जाएगा तो जो एक्सेस प्रोडक्शन है वो खत्म हो जाएगा और नया इंड्यूस्ड निवेश भी अर्थव्यवस्था में आना आरंभ हो जाएगा। ठीक है, क्लियर?